brought to you by Biz Analyst. नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की। इस बातचीत में हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई का। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। फिर से आप आए या गोवा में ही मछली खाते रह गए? देखिए, ऐसा है, फिर से आपने एक पहले तो टीवी पत्रकार कह दिया। आजकल टीवी पत्रकार कहना प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि गेस्ट कौन है ये भी पता नहीं चलता कभी कभी टीवी पत्रकारों को। तो बात अलग है। नहीं, मैं गोवा गया, मैं मणिपुर गया, मैं पंजाब गया और मैंने 2 ट्रिप यूपी के किए। तो मेरे कुल मिलाकर पिछले 4 हफ्तों से सिर्फ इसी हफ्ते यूक्रेन की वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। नहीं तो मैं आपके साथ वाराणसी में रहता। तो वो मेरा वाराणसी और पूर्वांचल छूट गया इस बार। बाकी सब, और उत्तराखंड में नहीं जा पाया, बिल्कुल नहीं जा पाया। कोई बात नहीं राजदीप जी, थोड़ी सी ख्वाहिशें बची रहे तो जिंदगी में आस्था बची रहती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही मैंने। मैं आपको कहूँ, पहली बार मैं मणिपुर के उखरुल एरिया में गया, जो नागा, वहां जो नागा बहुसंख्य होते हैं। पहली बार मैं गया और आप जरूर जाना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन वहां जिस तरह से बिल्कुल बहुत कम विकास हुआ है, उससे पता चलता है इस देश में कुछ ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल हमारे देश के मैप से गिर गई है। लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते। लल्लन टॉप ने भी मणिपुर जाना चाहिए। इरादा तो यही था, लेकिन फिर जैसा आपने कहा यूक्रेन के चुनाव, तो हमारी भी फायर पावर जो है वो डिवाइड हो गई। इसीलिए हम गोवा गए, पंजाब गए, उत्तराखंड गए, लेकिन फिर मणिपुर नहीं जा पाए। लेकिन नहीं, मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूं। मैं इम्फाल में एक व्यक्ति को मिलता हूं और वो सेल्फी मेरे साथ लेता है और वो कहता है मैं आपका नेता नगरी देखता हूं। देखिए, आपकी पहुंच मणिपुर तक पहुंच गई है। बस आप अपने लोगों को भेजिए, फायर पावर वहां भी जाने दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में। जी मिस्टर सरदेसाई, आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग, प्लीज प्लीज प्लीज। नेता नगरी के सत्र में उत्तर प्रदेश पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, जमीन पर हवा का रुख भांपने की कोशिश कर रहे मेरे 3 जियाले रिपोर्टर। सिद्धांत मोहन अभी अभी नरेंद्र मोदी के रोड शो से फारिग हुए हैं। अभिनव गाजीपुर और मऊ के इलाकों में भटक रहे हैं। और सौरभ, जो मेरे और तीसरे साथी हैं, वो बनारस के देहात के ग्रामीण के इलाकों में घूम रहे हैं। और फिलहाल वो एक जगह ठहर गए हैं। नेता नगरी की इस बातचीत के लिए कुछ एक मेहमान और भी जुड़ेंगे, तो हम आपको उनके बारे में सूचित करेंगे, उनका परिचय करवाएंगे। सबसे पहले मैं सिद्धांत आपसे जानना चाहता हूं, आपने नवंबर दिसंबर के उत्तरार्ध में यूपी यात्रा को भी आगे बढ़ाया था और अभी भी आप कई मुश्किल सीटों पर घूमे और कई जटिल किस्म के नेताओं के आपने इंटरव्यू भी किए, चर्चित इंटरव्यू किए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस आखिरी 1-2 हफ्ते में कौन से स्वर हैं जो आपको ज्यादा तेज सुनाई दिए और कौन सी नई चीजें आपने पॉलिटिकल ट्रेंड्स के संदर्भ में कहूं तो नोटिस की? सिद्धांत मोहन। थैंक यू सौरभ। मुझे ये कहना, मतलब इस आखिरी के 2 चरणों के चुनाव में अगर आप वेस्ट से कंपेयर करें फार ईस्ट को, यूपी के उन 2 छोरों के बीच में एक दीवार खड़ी करके देखें, तो किसानों के वो मुद्दे जो आपको वेस्ट यूपी में और बीच वाले क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देते हैं, ज्यादा सुनाई देते हैं, वो कई बार गांवों में वो मुद्दे, किसानों के मुद्दे, किसान आंदोलन का मुद्दा, ये सब बहुत क्षीण होता हुआ दिखता है। उसकी आवाज बड़ी धीमी दिखाई देती है। और पूर्वांचल में जिस समय जिस जगह पे हमारी टीमें इस समय टहल रही हैं, उन इलाकों में खासकर ये भी समस्या दिखाई देती है, जिसको बीजेपी और सपा अपने अपने तरीके से भुनाना चाहती हैं, कि यहाँ पे कास्ट लाइंस जो हैं, जातियों की जो बारीकियां हैं, वो ज्यादा चश्मदीद हैं थोड़ी। और यहाँ पर वो पॉलिटिक्स थोड़ी ज्यादा घर करती है कि राजभर वोट है, पटेल वोट है, कुर्मी वोट है, इस समुदाय का वोट है, ब्राह्मण वोट है, ठाकुर वोट है, दलित वोट है, जाटव वोट है। ये कई इलाकों में उतना समझ में नहीं आता है पूर्वांचल के पहले, लेकिन पूर्वांचल में ये काफी ज्यादा
डिमार्केशन के साथ समझ में आता है। पटेल वोटर है तो पटेल नेता चाहिए ही चाहिए। अच्छा, कुर्मी वोटर है तो कुर्मी नेता है कि नहीं है, उस पर शिनाख्त होती है वोटर की। और जो पॉलिटिकल मुद्दों की बात है, जिन मुद्दों पे लोग वोट कर रहे हैं, जैसे कल मैं पिंडरा विधानसभा में था, बनारस की पिंडरा विधानसभा में था, तो अजय राय, जहाँ पे कोलसला पहले वो विधानसभा हुआ करती थी, 2012 में परिसीमन हुआ तो उस विधानसभा का नाम बदल के पिंडरा हो गया, कई और सारे गांव उसमें ब्लॉक वगैरह जोड़ दिए गए। तो पिंडरा में था, तो पिंडरा में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने कहा कि यहाँ पे इस इलाके में क्या मुद्दे हैं। तो आप पूर्वांचल में आइए तो जातियों वाले सेक्टर में एक भूमिहार पॉलिटिक्स एक बड़ी जो है वो भी जुड़ती है कि भूमिहारों की पॉलिटिक्स क्या है। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बनारस, इस इलाके में, चंदौली भी इसको में काउंट कर लीजिए, तो वो भूमिहारों की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं कि भूमिहारों को हम कितना वोट कर सकते हैं या भूमिहार वोटर किधर जा रहा है। वो बात करते हैं कि अभी भी यहाँ पे लेकिन एक सजगता है कि कोविड के आसपास जो सरकारी स्कीमें शुरू हुई, जो एक्सटेंशन शुरू हुआ, लोगों को फ्री राशन, सिलेंडर देना, नरेंद्र मोदी का, और फिर उसके अलग अलग अनुप्रयोग कि सिलेंडर का दाम कितना बढ़ा कितना घटा, वो तो है ही है। तो इन सब चीजों पे आसपास बात बहुत ज्यादा तैरती रहती है इन इलाकों में। तो अब जैसे मैं चंदौली में था, चंदौली में भी कई 2-3 विधानसभा सीटें घूमने पर वहां पे ठाकुरों की राजनीति पे बड़ी बात होती है। सुशील सिंह है वहां पे, मनोज सिंह डब्लू हैं, जो सपा के सैयद राजा से विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ। तो मनोज सिंह डब्लू बार बार बोलते हैं कि मैं ठाकुर हूं लेकिन आप लोग मुझे यादव भी मान सकते हैं। वो अपने भाषणों में और अपने रैलियों में इस तरह की बात करते हैं। तो बार बार वो सपा के वोटर को, सपा के जो ट्रेडिशनल वोटर कहे जाते हैं, उनको पुल करने का ज्यादा तेजी से प्रयास करते हैं। तो इस तरह की लाइंस जो है पूर्वांचल में, खाटी पूर्वांचल में इस आखिरी चरण के चुनाव में ज्यादा चश्मदीद हो जाती है। सौरभ, काफी इंटरेस्टिंग है। आप ये बता रहे थे मेरे एक मित्र हैं, प्रिंट के रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं, आज उनसे मुलाकात हुई तो बोले कि वो एक गांव की दलित बस्ती में गए जहाँ पे बीएसपी का कोर वोटर था, और वहां पे वो बात कर रहे थे तो बसपा समर्थक एक महिला ने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की कि तमाम जिंदगी अंबेडकर को पूजा है, अब आखिरी में महादेव की पूजा कैसे करने लगे। बात ये कहीं से प्रसंग आया था कि काशी कॉरिडोर बन रहा है तो आसपास इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का वो चर्चित प्रसंग याद आया जब पहले बसपा या किसी और पार्टी में रहे एक प्रखर दलित नेता ने भाजपा ज्वाइन की। उसके बाद एक भाजपा का समारोह था, फंक्शन था, उसमें वो नेता अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और उन्होंने वाजपेयी साहब को देख के अभिवादन किया और जय श्री राम बोले। तो अटल जी रुक गए और उन्होंने कहा कि अरे भाई, आपको जय श्री राम बोलने के लिए नहीं लाया गया है, आप तो जय भीम बोलिए, क्योंकि वही आपकी चेतना को भी प्रखर करता है और वही हमें पॉलिटिकली समावेशी, इंक्लूसिव भी बनाता है। तो उस महिला की बात सुन के मुझे ध्यान आया कि अभी ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हें कितना लंबा सफर तय करना है। सिद्धांत के बाद अब मैं चलता हूं अपने साथी सौरभ की तरफ। बताइए सौरभ, क्या जोड़ना चाहेंगे आप इस पूरे विमर्श में? देखिए, जो बातें आप लोगों की वो तो ठीक है। 2 दिन से मैं घूम रहा हूँ राजभर बहुल क्षेत्र में, और 2 सीटें जहां पर राजभरों का प्रभाव बहुत ज्यादा नोटिस किया जा रहा है, उन जगहों पर मैं गया। एक तो स्वयं ओम प्रकाश राजभर की सीट जहूराबाद, जो कि गाजीपुर में पड़ती है, उस जगह मैं गया, और राजभर बहुल्य गांव में जाकर मैंने ये देखने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या राजभर जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ कि नहीं। तो गाजीपुर में मुझे वो ट्रेंड नजर आया कि ओम प्रकाश राजभर जो है, क्योंकि वोकल नेता है, वो अपनी बात नीचे तक पहुंचा लेते हैं, सोशल मीडिया पे दिखते हैं, मीडिया में दिखते हैं, टीवी पे दिखते रहते हैं, तो उनका नरेटिव नीचे तक पहुंचा है। जैसे कि हम ज्यादातर गांव में जाते हैं तो हम महिलाओं से बात करते हैं, तो राशन एक बड़ा निकल के आता है, और वहां पर राशन की बात नहीं महिलाएं करती, वहां बात ही कर रही थी कि 5 किलो राशन तो ठीक है, पर हमारा लड़का जो दौड़ रहा है लगातार 2 साल से, उसके लिए भर्ती नहीं आई। मुझे समझ आया कि पूरी तरीके से एक नरेटिव का खेल हो गया कि किसका नरेटिव नीचे तक पहुंच रहा है। अब वहां पर जहूराबाद में क्या है कि बीजेपी के कोई स्थायी नेता नहीं, ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता है, अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं कालीचरण राजभर, तो पहले बसपा के नेता रहे, 10 साल बसपा से विधायक रहे, तो उस क्षेत्र में बीजेपी का नरेटिव नीचे तक स्ट्रांगली पहुंचे, उसके लिए काम कोई नहीं कर पा रहा। अब जैसे कि मैं आज दूसरी जगह आया, बनारस में हूँ, बनारस में शिवपुर सीट गया, जहां से बीजेपी की जो राजभर फेस
डेवलप किए गए हैं मंत्री हैं अनिल राजभर, वो चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक भी हैं। तो यहाँ मैं एक राजभर बहुल्य गांव में गया, तो वहां पर महिलाओं से मैंने पहले बात की, मोती बना रही थी, मोती की माले बना रही थी, और डेली 12 माले बना लेती हैं, उसमें उनको 10 रुपए करीब मिलते हैं, तो महीने के 300 रुपए वो कमा पाती हैं। उन महिलाओं से बातचीत की, वो साफ तौर पर राशन का जिक्र, कुछ सुनो राशन का जिक्र किया। एक महिला तो मोती बनाते, माला बनाते बनाते तो बोली कि मेरी चाहे गर्दन कट जाए मैं मोदी को वोट दूंगा। तो हमने बोला काहे दादी, काहे मोदी को वोट देंगे? तो बोली राशन मिला था, अगर कोविड में जो लॉकडाउन लगा था राशन ना मिलता। तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि दो राजभर बहुल्य गांव है, एक जगह ओम प्रकाश राजभर का नैरेटिव पहुंच रहा है, दूसरी जगह नैरेटिव नहीं पहुंच रहा, क्योंकि यहाँ पर मोदी, उनका चेहरा, बनारस सांसद है, वो दिखता है। तो ये पूरी तरीके से मुझे समझ में आया कि जिसका जहां नैरेटिव पहुंच रहा है वहां वो स्ट्रांग नजर आ रहा है, वहां उनके मुद्दे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, वहां उनकी पार्टी स्ट्रांग नजर आ रही है। सौरभ, मुझे लगता है कि जब हम किसी भी नेता और उसकी पॉलिटिकल पार्टी का वो जिस जाति समूह से, जिस सामाजिक समूह से आता है, उसके असर की एनालिसिस करें, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण बहुजन समाज पार्टी, उसके संस्थापक काशीराम और फिर उसे आगे ले जाने वाली मायावती का है। जब भी हम दलित बस्तियों में गए और उसमें भी खास तौर पर हमने जाटो समाज से बात की, तो उन्होंने सिर्फ इसलिए बसपा या मायावती की तारीफ नहीं की या तरफदारी नहीं की कि वो उस जाति समूह से आती हैं। वो एक इनिशियल फैक्टर हो सकता है जुड़ाव का, उसके बाद वो अपने फायदे, अपनी कम्युनिटी का, अपने गांव का, अपने समूह का फायदा देखते हैं। 80 और मिड 90 तक काशीराम ने दलितों के बीच में बसपा का प्रचार प्रसार किया, और 1995 में जब पहली मर्तबा मायावती ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसके बाद चाहे जिलों का नामकरण हो या तमाम दूसरी योजनाएं, लोगों को पावर में पार्टिसिपेशन दिखने लगा, लोगों को थाने, कचहरी और तहसील दिवस पर सुनवाई दिखने लगी, लोगों को जमीन के पट्टे में हिस्सेदारी दिखने लगी, लोगों को वजीफे दिखने लगे, लोगों को गांव समाज में उनकी पूछ दिखने लगी। तो तब उस जाति समूह को हिस्सेदारी का अनुभव हुआ और वो उस पार्टी के साथ एकबद्ध हुआ। राजभर हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, नोनिया चौहान समाज के संजय चौहान हो, इनको अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। इसमें इनसे थोड़ा सा आगे अनुप्रिया पटेल है, इस बात के बावजूद कि एक समय बसपा में भी प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी सहतवार समाज से रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उसी समाज से आते हैं, सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम उसी समाज से आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस जाति समूह की राजनीति सोनेलाल पटेल ने अपना दल बनाकर शुरू की थी, तो उनके पास एक 15-20 साल का एडवांटेज है। और इसीलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को भी आखिरी के जो 5वां और 7वां चरण है, जहां पर ये जाति समूह खूब है, और 6वें चरण में भी कुछ जगहों पे अपना दल की कितनी आवश्यकता पड़ी है। आप चाहे अयोध्या की सीटें देखिए, फैजाबाद की सीटें देखिए, फतेहपुर वाली पट्टी देखिए, इलाहाबाद के आसपास की पट्टी देखिए, अंबेडकर नगर के आसपास की पट्टी देखिए, और फिर ये मिर्जापुर चंदौली वाला इलाका देखिए। तो ये मुझसे एक दुकानदार ने कहा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने दूसरे उपक्रम को भी प्लग इन करना चाहूंगा कि आप लोग इस बार की इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन जरूर पढ़ें। उसमें हमने विस्तार से यूपी चुनाव के एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर, पेंशन, ओपीएस का प्रॉमिस, जो सरकारी कर्मचारियों के बीच समाजवादी पार्टी को एक बड़ी विजिबल बढ़त दिखा रहा है, उसके बारे में हमने विस्तार से बात की। और उसी क्रम में मैंने भी अपने जमीनी दौरों के बारे में कुछ लिखा, तो उसमें हमको एक कवि हृदय व्यक्ति मिले और थोड़ा सा अंग्रेजी में और थोड़ा सा कविताई ढंग में बोले कि ब्रदर, बिरादरी साथ रहेगी तभी बारादरी भरी रहेगी। और फिर उन्होंने समझाया कि ये इन नेताओं का भविष्य तय करेगा, इनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग की कैपेसिटी, इनकी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में पावर में हिस्सेदारी की कैपेसिटी इससे तय होती है कि ये अपने जाति समूह का कितना वोट ले आ पाते हैं। और ये मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, ये जितने समूह हैं, खासतौर पर नई नवेली जो पार्टियां हैं जो पिछले 10 साल में स्पेक्ट्रम में आई हैं, इनका एक मुश्त एक तरफा क्लेम नहीं है। जिन जातियों की नुमाइंदगी की ये प्रमुखता से बात कर रहे हैं, आप आजमगढ़ में राजभरों से बात करिए और वहां पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ओम प्रकाश राजभर की राजनीति
से या सपा की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप गोरखपुर के आसपास के या फैजाबाद के आसपास के निषादों से बात करिए। हम लोग गोसाईगंज के एक गांव में गए, हमें एक बुजुर्ग मिले 72 साल के। उन्होंने कहा, बेटा एक बात बताओ, हमारे यहाँ कुछ विवाद हो जाएगा तो गोरखपुर से संजय निषाद आएंगे क्या? तो स्थानीय स्तर पर उस जाति समूह या किसी और जाति समूह का नेता यदि उन्हें संरक्षण दे रहा है, उनके मौके पर काम आ रहा है, तो वो भी अभी एक फैक्टर है। हमारे साथ प्रीति चौधरी जी जुड़ गई हैं, इंडिया टुडे टीवी की एंकर और रिपोर्टर। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनव, आपके पास आएंगे। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार और आराम से सोफे पर बैठे राजदीप जी की टिप्पणी चाहूंगा। आप तो कॉलम वगैरह भी लिखते हैं, उसमें भविष्यवाणियां भी कर देते हैं, कौन जीत रहा है, किसको बढ़त है। उत्तर प्रदेश में 2 बार की ट्रिप में इस दफा आपको क्या नया नजर आया राजदीप जी? देखिए, पहले तो मैंने कभी नंबर नहीं दिए हैं, मैंने थोड़ी बहुत भविष्यवाणी की है। मैंने इतना ही कहा है कि मुझे लगा कि बीजेपी को बढ़त है अभी भी, और मैंने कुछ 4-5 कारण दिए। उसमें प्रमुख कारण राशन का था, उसमें एक प्रमुख कारण शासन का था, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए। ये सौरभ ने कल मुझे एक लाइन, सौरभ त्रिपाठी ने लाइन मुझे दी थी, शहरों में शासन, गांव में राशन, बिल्कुल सही है। मैंने तीसरा कारण दिया था महिलाओं का, क्योंकि मुझे लगता है अब आप हर चुनाव में देख रहे हैं महिलाओं का वोटिंग पर प्रतिशत बढ़ रहा है, और महिलाओं जिस तरफ जाती है उस पार्टी को एडवांटेज मिलता है। चौथा कारण मैंने दिया था कि कहीं ना कहीं मीडिया जिस तरह से मैनेजमेंट योगी सरकार ने किया है, उससे जो बैड न्यूज है वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। पांचवा, मुझे लगा अभी तक अखिलेश जी नई सपा की बात करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से जमीन तक नहीं पहुंची है कि ये वाकई ये नई सपा है, तो कुछ बैगेज भी उनके साथ आता है। तो मैंने ये 4-5 कारण दिए थे। लेकिन आपने कहा कि नई बात क्या है, मुझे लगता है नयापन मुझे जो दिख रहा है कि यूपी के राजनीति में जो मंडल और मंदिर का जो टकराव मैंने खासकर कि 90 के दशक में देखा था, जहां एक अग्रेसिव राजनीति होती थी, उससे मुझे लगता है यूपी अब एक नॉर्मल राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, जहां आप देखेंगे महंगाई, नौकरी, राशन, जो हमारे बेसिक सुविधाएं हैं, कौन हमें दे रहा है, कौन हमारी जिंदगी बेहतर कर रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, आपने अभी जाति का उदाहरण दिया, कुर्मी समाज किस तरफ जाता है, अपना दल किस तरफ है, नोनिया समाज, संजय चौहान की बात की, निषाद समाज की बात की, लेकिन इससे दूर हटकर मैं कहूंगा कि आप देखेंगे और चुनाव के नतीजे में भी मुझे लगता है दिखाएंगे कि जो पुराने फॉल्ट लाइंस है कि केवल जाति पर वोट होती है या धर्म के नाते पर वोट होती है, उससे दूर हटकर धीरे धीरे राजनीति उत्तर प्रदेश की भी बदल रही है। और जो इस बदलती राजनीति से जुड़ जाता है और एक नैरेटिव बना पाता है, वो मुझे लगता है सफल होगा चुनावों के टाइम पे। तो आप एक तरफ से मैं कहूंगा एक पोस्ट मंडल या मंडल 2.0 आप उसे कहिए, एक नई मंडल की राजनीति, और पोस्ट हिंदुत्व या हिंदुत्व प्लस राजनीति, यानी हिंदुत्व पर केवल आप चुनाव नहीं जीत सकते, ना ही केवल पुराने मंडल समीकरणों पर। तो मुझे लगता है ये मुझे एक नयापन नजर आया, क्योंकि हमेशा हम यूपी को एक तरह से एक अपने बंद एक ऐसे कब्जे में करते हैं कि यूपी बदला, एक पिंजरा है जो जिससे यूपी बदला नहीं है। मैं नहीं समझता कि यूपी बदला नहीं है, मैं एक बदलते यूपी को देख रहा हूं, खासकर कि युवाओं में जो मैंने देखा है, जो चाहते हैं कि भर्तियां हो, एग्जाम्स हो, नौकरियां मिले, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हमें भी एक तरह से हमारे भी एस्पिरेशंस है। इस नए यूपी के साथ कौन जुड़ेगा, ये इस चुनाव में भी नहीं लेकिन अगले चुनाव में भी महत्व होगा। अगर आप पुरानी राजनीति करें तो आप यूपी में असफल रहेंगे। और एक आखिरी पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ, इसी वजह से मुझे लगता है कि जो नयापन है कि मायावती जी कहां है। 15 साल पहले जो नेता मेजॉरिटी लेकर आती है और जो 10 साल पहले तक हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से देख रहे थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में हम ये सोच रहे हैं बीजेपी क्या बसपा वाकई 10% भी ला पाएगी या कितने सीटें जीतेगी, क्या डबल डिजिट पर जाएगी। क्या हुआ है कि 10 सालों में बसपा नंबर 1 पार्टी से आज नंबर 3 पार्टी, नंबर 4 पार्टी की तरफ जा रही है। और एक ही चीज हुई है कि ये जो एस्पिरेशन की राजनीति है कि हमारे भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारे भी सपने हैं,
आपने क्या क्या उस सपनों को कहीं साकार किया या नहीं? अगर नहीं किया तो जनता इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस। हमारे ऑप्शंस क्या है? तो ये मुझे लगता है एक नयापन आ रहा है कि एक नया उत्तर प्रदेश नए ऑप्शंस ढूंढ रहा है, और पुरानी वोकैबुलरी जो पुराने आपके नैरेटिव से उसको दूर हटकर नए नैरेटिव। और एक आखिरी बात कि हम ये ना भूले दिल्ली में बैठकर, खास करके आप लोग पूर्वांचल में हैं, कि हमारी जो परिभाषा गरीबी की है दिल्ली में अलग होती है और पूर्वांचल में अलग होती है। अभी सौरभ ने जिक्र किया एक महिला को 300 रुपए मिलते हैं। उस 300 रुपए की महिला के लिए उस 5 किलो का राशन का कुछ और ही महत्व होता है। जो हम दिल्ली में बैठकर पॉपुलिज्म कहते हैं, वो वहां के लोगों के लिए सर्वाइवल की बात है। और जब तक हम ये ना जाने कि ये सर्वाइवल क्या होता है, तब तक मुझे अभी भी लगता है हम पूरी तरह से यूपी की राजनीति नहीं समझ पाएंगे। सो पॉवर्टी इज स्टिल देयर एंड ग्रिम एक्सट्रीम पॉवर्टी इज देयर। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर लोगों को नौकरियां नहीं है, पॉवर्टी नहीं है। आपको उनको 5 किलो राइस चावल देने पड़ते हैं। मैं अभी भी कहूंगा अगर ये राशन स्कीम नहीं होता तो बीजेपी की हालत और भी उत्तर प्रदेश में खराब होती। यू कांट विन इलेक्शंस ऑन राम मंदिर, यू हैव टू विन एन इलेक्शन ऑन राशन पॉसिबली। बट आई थिंक यूपी इज चेंजिंग। तो एक नए उत्तर प्रदेश में जो बदलाव के साथ जुड़ जाएगा, एस्पिरेशन के साथ जुड़ जाएगा, दे विल सक्सीड इन द फ्यूचर ऑफ उत्तर प्रदेश। नहीं तो उनकी हालत वही होगी जो आज मायावती की हो रही है उत्तर प्रदेश में। प्रीति चौधरी, ओवर टू यू, क्या रहे आपके ऑब्जर्वेशंस? अगर मैं आपको बताऊं सौरभ, जैसे राजदीप सर ने पहले जो बात की कि महिलाओं के उसमें अगर मैं एक एक करके जाऊं, अगर मैं देखूं कि मेरे को सबसे ज्यादा क्या लगा महिलाओं का। मैंने बंगाल में इलेक्शन कवर किया है, मैंने बिहार में इलेक्शन कवर किया है। वहां पे जो पूरा एक वोट बैंक देखा है मैंने उभरते हुए ममता बनर्जी के लिए और नीतीश कुमार के लिए बिहार और बंगाल में। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुझे नहीं लगता जो उत्तर प्रदेश की जो महिला है वो इतनी सक्षम है या इतनी असर्टिव है जैसी बंगाल या बिहार की महिला है। कहा जाता है कि एक वुमेन एक वोट बैंक होती है, जो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं इलेक्शन में वो उसको बक करती है, रिलीजन पे नहीं जाती, कास्ट पे नहीं जाती, वो अपने जो उसको इंपॉर्टेंट होता है वो देखती है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की महिला अब वो उस डिग्री पे है जैसे अब बिहार की महिला है, बंगाल की महिला है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं आपको रिपोर्टिंग एविडेंस देती हूँ इसका। क्योंकि जब मैंने बिहार में ट्रैवल किया, बंगाल में ट्रैवल किया, बहुत आसान था। मैं खुद महिला हूँ, बहुत आसान था किसी के घर में जाके बैठना और वहां की महिला से बात करना। चाहे जैसे बिहार में मैंने बहुत बार देखा था कि एक ही घर में जो हस्बैंड है वो तेजस्वी के साथ है, पर जो महिला है वो नीतीश के साथ है। और बंगाल में भी मैंने देखा जो पूरा हस्बैंड है वो काडर बन चुका है बीजेपी का, जो महिला है वो दीदी के साथ है। यहाँ पर मैंने खूब कोशिश की, मेरी महिलाओं से बात ही नहीं हो पाई। अगर आप वेस्टर्न यूपी में देखें, बहुत मुश्किल से मैं किसी घर में घुस पाई और 2-3 महिलाओं से बात कर पाई, क्योंकि अगर बात करेंगे तो उनके हस्बैंड साथ में खड़े होंगे। अगर मैं अंदर भी जाकर उनके साथ बात करूं कैजुअली, वो बात नहीं कर पाएंगी। अभी तक कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एजेंसी कहते हैं, मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश की महिला में वो एजेंसी है, तो मुझे नहीं लगता। और अगर आप स्टेट इलेक्शंस भी देख लें, ऐसा नहीं है, अगर आप आंकड़े भी देख लें 2017-2012 के, जो महिला वर्ग है उन्होंने एकजुट होकर एक पार्टी को जिताया है। एटलीस्ट यूपी के आंकड़े ऐसे नहीं कहलाते हैं, बिहार के कहलाए हैं। बिहार में इलेक्शन बदला है, 2019 जनरल इलेक्शन भी बदला है, पर अर्बन पॉकेट्स को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि महिला एक आउट ऑफ टर्न वोट करेंगी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन पाएंगी उत्तर प्रदेश में, मुझे ये लगता है। दूसरी बात, अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो बहुत ज्यादा बैगेज है, दंगाई का के गुंडे की सरकार है, यहाँ पर ये हुआ उधर ये हुआ, बहुत सुना मैंने। पर अखिलेश यादव वो बैगेज नहीं कैरी कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, बहुत पॉपुलर लीडर हैं। सपा की इमेज खराब है, अखिलेश की इमेज खराब नहीं है, ये एटलीस्ट मैंने देखा है ऑन ग्राउंड। अगर मैं रिलीजन की बात करूं, मेरा जो आइडिया थोड़ा सा चेंज हुआ। जैसे मुझे लग रहा था कि मतलब अवध तक मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा था सौरभ के, मतलब चाहे हो तो ये बीजेपी की एज है, बहुत सॉलिड एज है। अवध से जैसे मैं ईस्ट में गई, ये पूरा एरिया, अगर आप रिलीजन पोलराइजेशन की बात करें, क्योंकि बहुत पूरे दौरान मैंने 40 दिन ये कैंपेन कवर किया है यूपी में, पूरे दौरान रिलीजियस पोलराइजेशन 80-20 ले लीजिए, गर्मी ले लीजिए, हटवाएंगे, बहुत सारे ऐसे मतलब वाक्य हैं, इंस्टेंसेस है जो पॉलिटिशियंस ने यूज किए थे। ईस्ट यूपी प्राइमरीली अपर कास्ट बहुत है, ब्राह्मण बहुत है, वो एक ट्रू कोल्ड्रन होना चाहिए था वहां पे कि अगर पता चले कि पोलराइजेशन हो रही है
और लोग जाति और लोग रिलीजन के नाम पे वोट कर रहे हैं, वो मैंने ईस्ट यूपी में नहीं देखा है। तो मुझे, और वो इंटरनलाइज हो गया है सुरक्षा के मामले में। मैं मानती हूँ कि सुरक्षा का मामला सबसे बड़ा है, अर्बन बेल्ट में, रूरल बेल्ट में भी जाता है, कट अक्रॉस करता है। मैं एक ढाबे पे बैठी थी जहां पर एक यादव का ढाबा था, और उसने बोला मैं भाजपा को वोट करूंगा क्योंकि मेरे ढाबे के सामने से लड़कियों को उठा देते थे, और वो यादव है, कह रहा है मैं बीजेपी को वोट करूंगा। तो सुरक्षा का मुद्दा मैंने बहुत देखा। अगर सुरक्षा देख लीजिए, सम्मान दूसरा ऐसा अगर मैं बोलूं, वो है मूंछ का सवाल। कम्युनिटीज बहुत स्ट्रांग है, जो एक पूरी लाइन डिवाइडेड है, मुझे नहीं लगता पूरा टूटेगा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी। वेस्ट से लेके अगर हम ईस्ट से में चले जाए, वेस्ट में तो मैं खुद जाट हूं, और मैंने वहां पर, अगर आप बहुत सारे जाटों से बात करें, उन्होंने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया था 2017 में। इस बार वो टूटेगा, वो वर्ग बहुत जगह टूटेगा। अगर आप जो 6 सीटें मुजफ्फरनगर की देख लीजिए, मैं 3 वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी में गई, वहां पे तो बहुत साफ था कि वो उन गांव में जाओ, साफ जो भाजपा के लोग हैं उनको आने भी नहीं दे रहे हैं। पर जो जाट वहां पे गांव में भी सपा को वोट नहीं देंगे, वो अलग है, वो इंटरनल वो है, क्योंकि आरएलडी का सिंबल है पर सपा का प्रत्याशी है तो नहीं आरएलडी पे लगाएंगे, या सपा का प्रत्याशी है पर आरएलडी, और वहां का वेस्टर्न यूपी का जाट नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है कि वो सपा के कैंडिडेट को दे, क्योंकि 2012 के दंगे अभी भी हैं, वो एक इश्यू है, चाहे वो किसान जो भी आंदोलन हुआ उसके बाद में हो या ना हो। दूसरी बात, वेलफेयर स्कीम्स, ये सबसे बड़ा, मेरे को लगा सबसे बड़ा मुद्दा। आप जहां पर भी जाएं, और जैसे जैसे वेस्ट इतना पुअर नहीं है, अगर आप ईस्ट में जाएं, वेलफेयर स्कीम्स बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। मुझे लगता है इस बार सुरक्षा से भी ज्यादा, अगर ये चुनाव है, ये सबसे निचले वर्ग का चुनाव होगा, सुरक्षा से भी ज्यादा अगर एको है, वो है वेलफेयर स्कीम्स पे। आप जाटुओं के गांव में जाइए, ये जो कहते हैं कि मायावती को छोड़ के चाहे वो बाहर आए ना निकले, उनका वोट सिर्फ बसपा को ही जा रहा है। जाटवों के गांव में मैं गई हूं और वहां पे साहब बोला है, मेरा आवास देखिए, मेरे को ये 5 किलो राशन मिलता है, ये भी है। पर अगर ये है वहां पर, तो सौरभ, बेरोजगारी भी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये भी मैंने दोनों जगह देखा है। और छुटे जानवर, जो आवारा सांड की बात है, मुझे लगता है बहुत एको किया है वेस्ट में, क्योंकि गन्ना है तो वहां पे थोड़ा कम इश्यू है, क्योंकि वहां पे गन्ने की फसल इतनी नहीं उजाड़ते हैं। पर आप जैसे वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाते हैं, ये बढ़ता ही है कि खुले सांड। अगर मैं 3 चीजें बोल दूं सबसे ज्यादा, तो खुला सांड मेरे को सुरक्षा से भी ज्यादा सुना है, क्योंकि मैंने रूरल में बहुत कवर किया है। पर जो आवारा सांड है, खुले छुटे जानवर हैं, सौरभ, वो मुझे नहीं लगता वोट देने का मुद्दा है। अगर उस आदमी ने मन बनाया है कि वो बीजेपी को वोट देगा, तो भाई परेशान है, चाहे पूरी फसल खा ले, पर वोट तो बीजेपी को ही दाबेंगे। वो मुझे नहीं लगता कि जब वो जाएंगे उसके ऊपर वोट जाएगा, एटलीस्ट मुझे ये नहीं लग रहा है, क्योंकि कास्ट लाइंस पे अगर वो ऑलरेडी बीजेपी को दे रहे हैं या बीजेपी को नहीं दे रहे हैं, मुद्दा है, पर मुझे नहीं लगता वो ट्रांसलेट होगा वोट में। तो अभी तक मतलब नेट मुझे तो यही लगता है, ईस्ट में मुझे लगता है भाजपा का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे को नहीं लगता कि सपा इतनी पॉपुलर है, पर बीजेपी काफी अनपॉपुलर है पॉकेट्स में, बिकॉज उनके ओन लोग, जो उनके खुद के लोग हैं, उन्हीं को जो टिकट काटे गए हैं, जो प्रत्याशी थे पहले, जो पहले एमएलए हैं, उनके टिकट काटे गए हैं, वो ज्यादा हानि पहुंचा रहे बहुत सारी सीट्स में। थैंक यू प्रीति, विल कम बैक टू यू। अभिनव, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? आप लगातार बातचीत सुन रहे हैं, क्या एडिशनल जोड़ना चाहेंगे? सर, जैसे कह रहे थे कि जाटों का वोट, या राजदीप सर जैसी बात कर रहे थे कि मायावती का वोट कम हो रहा है, लेकिन और ये प्रीति जी बात कर रही थी कि जाटों के वोट में ऐसा दिखा कि उनको आवास मिला और ये अनाज मिल रहा है। लेकिन मुझे, मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं बस्ती के कप्तानगंज जिले में गया था, और मैं उस सीट पे इसलिए गया क्योंकि मुझे ये था कि रामप्रसाद चौधरी, जो बीएसपी से लगातार विधायक रहे, कुर्मी समुदाय के हैं, तो मुझे ये समझना था कि वो इतने बार यहाँ से बसपा से जीतते रहे, तो क्या अपने साथ बसपा का जो कोर वोट है वो ट्रांसफर करा पाएंगे? तो उसका जवाब मुझे नहीं मिला, वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो मायावती का वोट है, जाटा वोट, वो आज भी इंटैक्ट है। और उससे आप कुछ भी पूछिए कि आपको आवास मिल गया, आपको घर मिल गया, आपको राशन मिल गया, तो फिर वो घूम फिर के कहेगा नहीं, हम तो भैया बहन जी के साथ ही जाएंगे, और हम किसी और को वोट देंगे तो मानेगा नहीं कि हमारा जो है वोट किसी और को मिला है। तो ये चीज जो है, जो उनके जाटा वोटरों में, ये तो अभी भी है कि वो मायावती के साथ इंटैक्ट है। मैंने अभिनव, प्रीति, राजदीप जी सबको सुना।
एक विषय है जिस पर मुझे लगता है कि और बात होनी चाहिए, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने का प्रॉमिस। मैंने जितने भी सरकारी कर्मचारियों से बात की है उसमें से 60 से 70% ने कहा है कि हमारे लिए इस चुनाव में यही मुद्दा है। क्या हमारे साथियों ने भी इस तरह की बातचीत सुनी पेंशन स्कीम पर? यस सर, बिल्कुल। ये मुद्दा बहुत कई जगहों पे, और ये ऐसा मुद्दा है जो जाति धर्म के बैरियर को तोड़ रहा है। जैसे एक हमें राशन लगा, ये राशन जो है वो जाति धर्म के बैरियर को तोड़ रहा है, और दूसरा ये ओपीएस है, और ये बहुत काम कर रहा है घर घर में। जिनके यहाँ भी सरकारी कर्मचारी हैं 2004 के बाद इनको पेंशन नहीं मिलती है, तो मैंने कई लोगों से टटोलने की कोशिश की, उनके नाम पूछे ताकि मुझे पता चल सके कि इनका ये किसी पार्टी के कोर वोटर है या नहीं है। तो वो चीज समझ में आई कि ओपीएस जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को यकीन है कि ऐसा हो सकता है। मुझे बांदा में एक शिक्षक मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बताइए ओपीएस का मुद्दा आपके लिए मुद्दा है कोई? तो उन्होंने बोला हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है। उन्होंने बोला कि आपको यकीन है कि इस अगर सरकार बन जाए तो करेंगे, और उसी दौरान हाल फिलहाल में राजस्थान ने लागू कर दिया, तो लोगों को और भरोसा बढ़ गया इस पर कि जब राजस्थान में लागू हो सकता है तो यहाँ पर भी लागू हो सकता है। और ये काफी, मतलब आप सिर्फ नंबर में मत जाइए कि इतने 10 लाख 15 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, वो पूरे परिवार में जाइए, वो पूरे परिवार को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो एक वोट है जो कि ओपीएस के नाम पर मिल सकता है समाजवादी पार्टी को। प्रीति? सौरभ, मैं अभिनव से बिल्कुल अग्री करती हूँ। मुझे लगता है यूपी में अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको नाम पूछने की भी जरूरत नहीं है, कि पूरा नाम पूछने की भी जरूरत नहीं है कि आप जातिवाद के लगा लें कि कहाँ पे वोट जाएगा। अगर कोई सुरक्षा बोलेगा वो भाजपा को जाएगा, अगर वो ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम और बेरोजगारी बोलेगा वो समाजवादी पार्टी को जाएगा। मुझे क्यों लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा? ये मैंने पूरा एक शो इस पे किया था सौरभ। हमने एक ट्रेन ली थी गोरखपुर से, और हम वो ट्रेन हम लखनऊ से रात की ट्रेन ली थी और हम गोरखपुर जा रहे हैं। अब इत्तेफाक है उसी ट्रेन में कम से कम 800 रेलवे के एम्प्लॉइज भी थे। अब किसी ने एक्चुअली, बहुतों ने मास्क पहन के हमको बाइट भी दी, क्योंकि वो इतने डेस्परेट हैं ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। पूरी रात हमने कम से कम 100 रेलवे कर्मचारियों, जो करंट रेलवे कर्मचारी हैं, उनसे बैठ के बात की होगी। वो चंदौली से हैं, वो बनारस से हैं, वो भदोही से हैं, वो मिर्जापुर से हैं, अलग अलग जिलों के। तो वहां पे आप कास्ट कॉम्बिनेशन आप खुद ही मतलब लगा सकते हैं कि हर जगह से आ रहे हैं, और सबके सब ने बोला कि हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार। मजे की बात एक मैं बताऊं, मेरी और सौरभ सर की एक फोटो है, तो वो थोड़ी फनी सी फोटो है, और उसपे बहुत मीम वायरल हुआ, इतना ज्यादा उसपे लोगों के कमेंट आए। क्योंकि राजस्थान में जब ओपीएस लागू करने का ऐलान किया अशोक गहलोत ने, तो मैं थोड़ा सा अपनी फोटो में मुस्कुरा रहा हूँ और सौरभ सर फोन पे बात कर रहे हैं, तो मेरी फोटो पे लिख दिया कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके। तो बहुत मीम बना। सर के पास भी कई सारे मैसेज। इसमें दो सबटेक्स्ट भी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम पे। पहला, क्या ये सरकारी कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा है? इस पर मुझे अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बटी हुई राय दिखी। परिवार वालों की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं जो जरूरी नहीं कि एज इट इज हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हमसे एक व्यक्ति ने और आजमगढ़ में दिलचस्प टिप्पणी की। उसने कहा कि देखिए भैया, ये कर्मचारी यूनियन का प्रेशर भी ऐसा है कि कोई पूछ रहा है ना, तो यही कहना पड़ रहा है कि हमने पेंशन के हिसाब से ही बटन दबाई, क्योंकि लगातार पूछा जा रहा है, एक दूसरे को मैसेज कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। लेकिन पेंशन से इतर भी हमारे लिए मुद्दे हैं, और फिर सुरक्षा या जाति गोलबंदी और इस तरह की चीजें गिनाई गई। तो ऐसा नहीं है कि वो 100 या 90% शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एक मेजर विजिबल शिफ्ट है। हमारी एक परिचित है, उनका झांसी से फोन आया, वो शिक्षक हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या फलानी पार्टी जीत रही है क्या? हमको एकदम से अचानक ये आप पॉलिटिकल सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बोले नहीं, यहाँ पे बड़ी चर्चा हो रही थी टीचरों के बीच कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पेंशन स्कीम पे बटन दबानी है कि नहीं दबानी? अगर आ रही हो पावर में तो दबाई जाए, नहीं आ रही हो तो क्यों वोट वेस्ट किया जाए? तो उसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। एक तर्क सर इस पे और दिया जाता है, लोग जो देते हैं कि बोले कि ये हटाया किसके टाइम पे गया? जब ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई तो ये किसके टाइम पे बंद हुआ? तो जवाब के तौर पे आता है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। तो वो जो है थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। चलिए, हमारे साथ इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्टर मौसमी सिंह भी जुड़ गई हैं। मौसमी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
जी शुक्रिया और माफी मांगूंगी, इतनी लेट हो गई। हुजूर ने आते आते बहुत देर कर दी, सॉरी, थोड़ा टाइम का कंफ्यूजन था, तो उसके लिए माफी। आपका कलेवर और आपके शायराना तेवर दोनों को मेरा प्रणाम है मौसमी जी। मौसमी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम जो भी यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसे लोग चर्चा कर रहे थे, सौरभ, अभिनव, सिद्धांत, प्रीति भी आई थी, इसके अलावा वरिष्ठ कॉलमिस्ट और कभी कभी ग्राउंड पर आने वाले राजदीप जी भी बता रहे थे कि उन्होंने अपने पैराशूट ट्रिप्स में क्या देखा। आपसे मैं जानना चाहता हूँ मौसमी जी, राजदीप जी सर हिला रहे हैं कि अभी मेरे पास मैच आएगा फिर कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा मुंह अब खुलेगा 10 तारीख को, बस अब आप लोग करते रहिए। अच्छा मौसमी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लंबे वक्त से पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं, क्या नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स आपको नजर आए इस दफा? देखिए, सबसे बड़ा जो ट्रेंड मुझे नजर आया वो एक जो बीजेपी वर्कर्स और बीजेपी के जो एंथुजियास्टिक वोटर्स हैं उनमें जो फटीग है। हमें ये याद रखना होगा कि बीजेपी के जो लॉयलिस्ट हैं और जो बीजेपी के आर्डेंट फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके 2014 में, 2017 में, 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के रण में लगभग 3 बार बहुत ही ज्यादा थम्पिंग विक्ट्री दिलाई है, और उसके लिए वर्कर्स की बहुत मेहनत लगी है। 5 साल हो गए हैं योगी सरकार को, लगभग आप देखिए कि 2022 चल रहा है तो मोदी सरकार के 2 साल और है। ऐसे में वर्कर्स और जो वोटर्स है उनमें उन्होंने करके दिखाया है। वो बात होती है ना कि करके दिखाएंगे। जो अग्रेशन दिखता था बीजेपी वर्कर्स में, और जो एक कुछ भी आर पार की लड़ाई करने के लिए वो उतारू थे, वो एक फटीग, मुझे थकान नजर आई है बीजेपी वर्कर्स में। और वो चाहे आप एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि जो उनकी सुनवाई नहीं हुई है पिछले 5 साल में, उसको लेकर कह लीजिए, जो भी कारण है, पर ये दोनों चीजें वोटर्स में भी और वर्कर्स में भी, ये दोनों में फटीग है, थकान है। आपने बहुत समराइज ढंग से ये बात कह दी। इसकी बहुत सारी वजहें तलाशी जा सकती हैं। हमको एक भाजपा कार्यकर्ता मिले, बोले भैया वो सब तो ठीक है, सुशासन और राष्ट्रवाद, पर हम ये भी तो देखते हैं कि जब 5 साल साइकिल वालों के रहे तो उनके कार्यकर्ताओं की कितनी चली, कितना कुछ उन्होंने बना लिया, बिगाड़ दिया, और बसपा काल में भी ऐसा ही हुआ और हमारे में नहीं चली। पर इसका एक उलट भी है कि कार्यकर्ता की नहीं चली तो किसकी चली। अब इस पे 2 थ्योरी आती है। एक कहती है कि साहब अधिकारियों की बड़ी मौज रही क्योंकि विधायकों का दबाव नहीं था, विधायकों की उतनी पूछ नहीं थी, और दूसरे ये कहते हैं कि इस तरह के इमीडिएट पॉलिटिकल गेन्स के लिए प्रेशर नहीं था, तो इसकी वजह से गवर्नेंस की डिलीवरी रिलेटिवली बेटर हुई। और जो बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है कि थाने में किसी की हनक से सुनवाई प्रभावित नहीं हुई तो पक्षपात कम हुआ, तो दोनों तरह की थ्योरी दी जाती है। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, कई विधायकों सौरभ उसमें मैं कुछ कहना चाहूंगी उसमें। हाँ जी बोलिए। जी, मैं बस बहुत छोटे छोटे 3 एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको पूरा समराइज हो जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल एक विधायक साहिबा है जी। अच्छा, हाँ, मैं उसमें ये एग्जाम्पल दे रही थी कि ये एक मंत्री है, वो उनके पति घर बैठ जाते हैं, बैंक की नौकरी करते हैं, वो 5 साल घर ही बैठते हैं, और कहा जाता है, ये आरोप लगते हैं उनके ऊपर कि इतनी जबरदस्त उन्होंने उगाई की। वो 1.5 साल 2 साल मंत्री रहती है, उसके बाद शिकायतों के मद्देनजर उनको मंत्री पद से तो हटा दिया जाता है, पर उनके हस्बैंड उस क्षेत्र में लगातार अपने हिसाब से काम करते हैं, उसको लेके भारी नाराजगी है। दूसरा एक एग्जाम्पल है, बरेली के एक विधायक है, उनके लोकल्स जो है वो आके, और वर्कर्स, बीजेपी वर्कर्स कंप्लेन करते हैं कि एक कूड़ा पड़ा हुआ है, लगातार कूड़ा बरेली में साफ नहीं हो रहा है। तो जब विधायक डीएम के पास जाते हैं और थोड़ा सा जोर से बात करते हैं, तो डीएम जो है उनको डांटते हैं और एक बड़े अधिकारी को लखनऊ में फोन करके विधायक साहब की बात कराते हैं, विधायक को डपट पड़ती है लोगों के सामने।
और तीसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि एक हमारे दोस्त है, वो बोले कि एक हवाई फायरिंग का केस हुआ था, सपा सरकार थी लेकिन सरकार बदल गई, सपा सरकार में हवाई फायरिंग की थी मेरे दोस्त ने तो 50,000 पुलिस मांग रही थी, लेकिन अब तो भाजपा सरकार आ गई, कानून व्यवस्था का राज है, तो पुलिस ने वो उसी काम को करने के लिए 2 लाख में मामले को रफा दफा किया। तो आप देखिए, काम कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, वो भले ही बदल गया हो, पर तौर तरीके सुरक्षा के मद्देनजर भले सिचुएशन सही हो गई हो। पर ये 3 एग्जाम्पल आपको ये बताते हैं कि अगर लखनऊ का रास्ता विधायकों के लिए बंद हो गया था, कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने अपने ही डोमेन में, अपनी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का रवैया अपनाया कि जनता की ये जो विधायकों से नाराजगी है वो उसका कारण बन गई। या तो काम नहीं करा पाए या फिर सिर्फ अपना काम किया, अपनी जमीन दुरुस्त की और जनता को नकारा। तो ये समस्या भाजपा के सामने है और वो कितने एक्सटेंड तक होगी, क्योंकि हमें भाजपा की लीड को भी देखना होगा। भाजपा की लीड इतनी जबरदस्त है कि वो कितने एक्सटेंड तक डैमेज करती है। अगर 100 सीटें खोने को भाजपा आज भी तैयार है, तो अपने आप में आप देखिए कि आर वी रियली लुकिंग एट अ चेंज और वी लुकिंग एट अ reduced number in the BJP government with reduced numbers। जी, और इसी का मैं, राजदीप, वेलकम टू यू, इसी का विस्तार करना चाहूंगा। कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर ये उम्मीद थी, 2017 का चुनाव था सपा को सत्ता से हटाने का चुनाव, तो एक जो 2012 से यूपी में फॉर्मूला शुरू हुआ, तब आधा अधूरा शुरू हुआ, कहा गया कि सर्वे के आधार पर विनेबिलिटी तय होगी, जो पार्टी के स्थानीय छत्रप हैं दशकों से काबिज, उनके कोटे फिक्स नहीं होंगे, जिन्होंने अलग अलग इलाके, अलग अलग जिले बांट रखे हैं। ये नितिन गडकरी का दिया फॉर्मूला था, लेकिन अंततः ऐसा हुआ नहीं। अंततः प्रेशर ग्रुप्स की चली, हालांकि उसमें कुछ अपवाद भी रहे, क्योंकि कई बड़े नेताओं को कह दिया गया था कि नहीं, आपको चुनाव तो लड़ना ही है, और कई बड़े नेता 2012 में चुनाव हारे भी थे भाजपा के। 2017 आता है, तब तक अमित शाह उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुके थे, तो एक नया कॉम्बिनेशन पेश किया गया। इस पर भी जो पार्टी के पुराने कई कार्यकर्ता थे, उन्होंने फौरी तौर पर नाखुशी जताई थी। क्यों? क्योंकि परंपरागत रूप से क्या होता था कि बीजेपी जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, तो उसमें सबसे बड़ा चंक जो होता था 70+ के लगभग, वो ब्राह्मणों और ठाकुरों का रहता था, 70-70, और उसके बाद सुरक्षित सीटें हो गई, और बचे कुचे में तमाम ओबीसी को समायोजित किया जाता था, और उसमें भी 2-4 सीटें कायस्थों की, 8-10 सीटें बनियाओं की, 1-2 सीटें पंजाबी की, वो सब भी उसी ओबीसी वाले लॉट में किया जाता था। 2017 का विधानसभा चुनाव वो पहला विधानसभा चुनाव था जब बीजेपी ने नए सिरे पर जिले और मंडल के स्तर पर तमाम पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व देने के लिए जो बीजेपी का परंपरागत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला था, उसको ब्रेक कर दिया। आप किसी भी जिले में चले जाएं, आपको इस पैटर्न में ब्रेक नजर आएगा। मैं अपने जिले उरई की बात करता हूं। हमारे यहाँ पहले 4 सीटें होती थी। उरई की सीट से बीजेपी से बनिया लड़ता था, कालपी की सीट से ब्राह्मण लड़ता था, माधोगढ़ की सीट से ठाकुर लड़ता था, और कोच की सुरक्षित सीट से कोरी संप्रदाय के व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता था। अब वो परसीमन के बाद 4 से सीटें घट के 3 हो गई हैं। इसमें 1 सीट सुरक्षित है, 2 सीटें बची, उसमें से 1 सीट पर बीजेपी अनिवार्य रूप से पिछड़े वर्ग को टिकट देती है। कुर्मी बिरादरी के नेता को टिकट दिया जो 2017 में जीता, और 1 सीट पर क्षत्रिय को एडजस्ट किया। उसके बगल की जो 2 सीटें हैं, भोगनीपुर में अगेन ओबीसी को टिकट दिया और गरौठा में अगेन ओबीसी को टिकट दिया। तो 2017 में जब ये कॉम्बिनेशन आया और नई आपके साथ इलेक्टोरल कॉलेज जुड़ा, तो उन्हें लगा कि भविष्य में संभावनाएं हैं। अगर विधायक परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर हम पार्टी की मशीनरी में लगातार सक्रिय रहेंगे, तो 2022 में संभावनाएं हैं। इसीलिए 17 के मुकाबले इस बार टिकट के दावेदार कुछ कम थे, लेकिन जो थे वो बड़े सशक्त थे। हर सीट पे ऐसे 4-4, 5-5 दावेदार थे जो 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे थे। उनमें से कईयों की उम्मीद टूटी है। उन्हें लगा कि विधायक अलोकप्रिय हैं, योगी मोदी की लोकप्रियता है, तो शायद एंटी इनकम्बेंसी जो लोकल लेवल पे उसको डिफीट करने के लिए टिकट बदला जाएगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य वाली भगदड़ के बाद बीजेपी आलाकमान को लगा कि अब ये दुरुस्त नहीं होगा, तो वो उसी अमले के साथ चुनाव मैदान में उतर गए। और जो बात मौसमी ने कही वो इसलिए दिख रही है कि कार्यकर्ता में जिस तरह का जोश 14, 17 या 19 में दिखा, उसके मुकाबले इस बार जोश में कमी है, और वोटर भी रिलेटिवली कम वोकल नजर आ रहा है, बहुत कुरेदरे पर। मैं उदाहरण दूंगा, गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में हम गए, गोविंदपुर करके एक गांव है,
चिल्लूपार विधानसभा लगती है, बड़ी चर्चित विधानसभा है, बांसगांव लोकसभा की, और जिला गोरखपुर है। वहां से हरिशंकर तिवारी के लड़के विनय शंकर तिवारी लड़ रहे हैं, उनके सामने राजेश त्रिपाठी और पहलवान सिंह है। तो हम एक चौराहे पर रुके और वो यादव बाहुल्य पट्टी थी और बड़े जोश के साथ 20, 25, 30 लोग, उन्होंने अरे हम लल्लन टॉप देखते हैं, ये वो, बुजुर्ग और बच्चे सब बात करने लगे और सब समस्याएं गिनाने लगे, भर्ती नहीं आई और जानवर ये वो, और हम तो साहब अखिलेश जिंदाबाद करेंगे। उस पट्टी से हम आगे बढ़े 2 किलोमीटर और निषाद बाहुल्य मौजा मिला, पट्टी मिली। वहां पे हमने कहा, बोले नहीं आप कैमरा मत निकालिए, ऐसे ही बात कर लीजिए। तो हमने कहा क्यों, अभी तो हम पीछे होके आए, उन्होंने तो बड़ा खुल के बात की। बोले नहीं, वो उन्होंने खुल के बात की होगी, हम कैमरे पे नहीं करेंगे। काफी परसुएशन के बाद उन्होंने, कुछ लोगों ने कैमरे पर बात की और कहा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप गोरखपुर में हैं, निषाद है, तो हमने पूछा ये डॉक्टर संजय निषाद की वजह से? बोले हमें संजय निषाद से कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है और हमें योगी मोदी के राज में सुरक्षा मिली है। तो जो वोटर है ये, अच्छा अमूमन क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है उसका वोटर खूब वोकल होगा, क्योंकि हमने इसी बीजेपी के वोटर को या सपोर्टर को 17 में बहुत एक्टिव, बहुत वोकल देखा, 19 में देखा। सो यू राइटली पॉइंट। और ओल्ड पेंशन स्कीम तो एक चीज है ही, इसके अलावा अगर कोई बिंदु छूट रहा हो, राजदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं 2 चीजें कहना चाहता था। जब आप ये कहते हैं ना कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी या उत्साह नहीं है, मैंने देखा था गुजरात में जब मोदी जी थे 2012 तक, क्योंकि 10 साल हो गए थे तब तक, और कई जो पुराने नेता थे वो धीरे धीरे पार्टी से हट गए थे, एक नया जनरेशन आ रहा था और मोदी जी डायरेक्ट संपर्क करते थे वोटर्स के साथ। तो जो कार्यकर्ता थे बीएचपी के, जिनको लगा कि हमारी वजह से बीजेपी इतने सालों से अब गुजरात में उनकी पकड़ हो गई, हमारा क्या होगा, ये जो है ना, ये जो डायरेक्ट संपर्क वोटर से होता है और आप एक कार्यकर्ता को कट ऑफ करते हैं, उनको जो बेनिफिट चाहिए वो नहीं मिलते, ये गुजरात में भी मैंने देखा है और कुछ हद तक यूपी में भी हो रहा है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगा कि 90 के दशक में यूपी की लड़ाई जो हो रही थी कुछ हद तक विचारधाराओं की लड़ाई थी। अब वो वही ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स यूपी में भी शुरू हो गई है। आया राम गया राम, आप कल्चर देखिए यूपी का आज जिस तरह से, मेरे सामने है अकबरपुर, आप लीजिए, उस जहां सिटिंग एमएलए राम आंचल राजभर एसपी टिकट पर पहली बार, चंद्र प्रकाश वर्मा उनके सामने बीएसपी पर, जो पिछली बार बीजेपी पर थे, वर्सेस धर्मराज निषाद, बीजेपी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्टेड लास्ट टाइम ऑन बीएसपी टिकट फ्रॉम गोसाईगंज। ये देखिए, और ये आप कई जगहों में जाइए, उत्तर प्रदेश में जो 90 के दशक में आप कह सकते थे ये बसपा का आदमी है, ये सपा का आदमी है, ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जब आप कहते हैं ना नई ओबीसीज आए हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग हुई है, लेकिन उसके साथ साथ एक ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स भी आई है यूपी में, जहां मुझे लगता है आज अगर आप समझ लीजिए 10 तारीख को सपा जीतती है, आप देखेंगे कई लोग जो आज बीजेपी में है वो तुरंत आ जाएंगे और सपा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। अगर बीजेपी जीतती है तो कई व्यक्ति जो हैं छोटे दलों के भी, राजभर की बात आप बार बार करते हो, वो ही इज रेडी टू ज्वाइन टुमारो बीजेपी अगर उसको मौका मिले। यूपी की पॉलिटिक्स में भी एक ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स आ गई है। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग कर दी, नए ओबीसी को जगह दे दी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। बीजेपी ने मुझे लगता है एक गलती करी है इस चुनाव में, उन्होंने ज्यादा टिकटें काटी नहीं। गुजरात मॉडल में कम से कम 30-35 कभी कभी 40% टिकट काटी जाती थी। उत्तर प्रदेश में दिस टाइम इट इज डाउन टू 20-22%। बट पॉलिटिक्स हैज बिकम ट्रांजैक्शनल, कि आप उस व्यक्ति को पार्टी के विचारधारा से जोड़ नहीं पाते हैं, वो केवल विनेबिलिटी पर आप चुनाव लड़ते हैं, जो मुझे नहीं लगता बीजेपी में 20 साल पहले था। वो उनकी कमजोरी आप आज कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा जो उनकी एक तरह से इन फ्यूचर कमजोरी बन सकती है, जिस तरह से गोवा में बन रही है। गोवा में आप जानते हैं आउट ऑफ 39 बीजेपी कैंडिडेट्स, ऑलमोस्ट ओवर 30 आर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम बीजेपी। और इसी तरह से अलग अलग राज्यों में ये हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। यही वजह है जो कार्यकर्ता है, जो कई सालों से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो कहता है यार ये किस तरह की राजनीति है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट विनेबिलिटी। एंड बिकॉज पॉलिटिक्स इवन इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम ट्रांजैक्शनल, राशन दे दो, पेंशन दे दो, इट इज नॉट अबाउट ईदर लॉन्ग टर्म एजेंडास, हाउ आर यू गोइंग टू गिव जॉब्स,
ये सब आप कह रहे हैं। किसी भी पार्टी ने इस चुनाव में, आप बताइए सौरभ जी, हमें एक दिशा दी है कि किस तरह से नौकरियां मिलेगी उत्तर प्रदेश में। हम सब मानते हैं कि सबसे एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। क्या किसी ने हमें एक रोड मैप दिया है कि अगले 10 सालों में ये जो भर्तियां होनी है या आउटसाइड गवर्नमेंट जॉब्स, हाउ विल यू गेट प्राइवेट सेक्टर इन? और वहां भी डर फैलाया जाता है कि सब कुछ प्राइवेटाइज किया जा रहा है। वेयर इज द एजेंडा फॉर द फ्यूचर ऑफ यूपी? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीजेपी जीतेगी, सपा जीतेगी, कौन सी जाति कहां जाएगी, बट पॉलिटिक्स इन यूपी इज टुडे विदाउट द आइडियोलॉजी दैट इट हैड इन 1990s। मैं उत्तर प्रदेश क्यों जाना पसंद करता था 90 के दशक में? राइज ऑफ मायावती, राइज ऑफ काशीराम, मुलायम सिंह यादव रिप्रेजेंटिंग अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट, बीजेपी रिप्रेजेंटिंग न्यू हिंदुत्व पॉलिटिक्स, कांग्रेस की धीरे धीरे पीछे जा रही थी। वो आपको आज दिखता है 30 years later? I don't think so. मैं अपने वरिष्ठ साथी राजदीप सरदेसाई से पूरी तरह से असहमत हूं। दो बिंदुओं में अपनी बात रखना चाहता हूं। पहली बात, जब राजदीप जी कह रहे हैं कि 90s में बड़ा अच्छा होता था यूपी का, आई एम सॉरी सर, 90s में आई सेड विचारधारा की लड़ाई, प्लीज डोंट। नहीं सर, हाँ, मैं विचारधारा पे आ रहा हूं। 90s की जो विचारधारा थी वो सिर्फ और सिर्फ, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज की देख लीजिए, जो भी डोमिनेंट डिस्कोर्स था वो सिर्फ आइडेंटिटी के इर्द गिर्द घूम रहा था। हमारे सारे रिपोर्टर्स ने बार बार यहाँ पे कहा, और आपने भी शुरू में कहा, अगर यूथ कह रहा है कि रेलवे की भर्ती पूरी नहीं हुई, फौज की भर्ती नहीं आई, सरकारी भर्तियां प्रदेश की नहीं हुई, अगर गांव की महिला, अब मुझे कल एक पॉटरी का कारोबारी मिला, बिल्कुल बेसिक कारोबारी है, जो ब्लैक पॉटरी बनाता है आजमगढ़ में, उसने कहा अब मेरा बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि आजमगढ़ के पास एक्सप्रेस वे आ गया है, एस्पिरेशनल वोटर हो गया है। अगर इस प्रदेश की महिलाएं ये कह रही हैं कि नहीं हमें राशन मिला और उसने कोविड जैसे मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, अगर लड़की ये कह रही कि हमारे लिए कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मसला है, तो ये सर जो आपकी बाई बर्थ या बाई कास्ट आइडेंटिटी है उसको सरपास करके एक नई आइडेंटिटी बिल्ड हो रही है, जिसमें डिलीवरी हो रही या नहीं हो रही, तो ये तो अच्छी बात है ना कि यूपी की पॉलिटिक्स और इवॉल्व हो गई है। सौरभ भाई, आपने पहली मेरी बात नहीं सुनी थी। मैंने कहा था हिंदुत्व प्लस मंडल 2.0। आप केवल जाति और आइडेंटिटी पे पॉलिटिक्स पर जीत नहीं सकते। लेकिन जब मैंने 90 से कंपेयर किया, जो कॉम्पिटिटिवनेस थी, there was a competitiveness because there were new forces. Now there is normalization. मैंने पहले भी आपको कहा, आप मुझे उस पे, और मैंने दूसरी चीज ये है राजदीप जी, यूपी इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वेयर लोगों की जो एस्पिरेशंस है, उनकी महत्वाकांक्षा है, उनके सपने हैं, उनको कैसे साकार करोगे? मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप लोग यूपी से है, मुझे बताइए किस नेता ने एक रोड मैप दिया है कि अगले 10 साल में मैं उत्तर प्रदेश को किस तरह से नई दिशा में ले जाऊंगा? मैं आपको बता रहा हूं राजदीप जी, जहां तक जातीय अस्मिता का प्रश्न है, मैं अगस्त से उत्तर प्रदेश के दौरे पर हूं। मुझे अभी भी बहुत सारे जाति समूह मिल रहे हैं जिनकी पहली और इकलौती चिंता यह है कि वो रिजर्वेशन की लिस्ट में कहां खड़े हैं। पश्चिमी यूपी में आप कश्यप समाज से बात करिए, पूर्वी यूपी में आप निषाद समाज से बात करिए, राजभर समाज से बात करिए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि सोशल लेडर में ऊपर चढ़ने का जरिया ये है कि कोई जनरल का है तो ओबीसी में आ जाए, ओबीसी का है तो एससी में आ जाए। पहले यूपी यात्रा के पहले दिन अगस्त में हमको एक कश्यप जी मिल गए गाजियाबाद के एक ढाबे पर। तो हमने कहा क्यों आप लोग चाहते हैं कि आप एससी में आ जाएं ओबीसी से? बोले अरे ओबीसी में कंपटीशन बहुत है, एससी में उतना कंपटीशन नहीं है, एससी में हमारे प्रधान ज्यादा जीतेंगे, हमारे प्रधान जीतेंगे तो जिला पंचायत के लेवल पर, थाने के लेवल पर, तहसील के लेवल पर हमारी ज्यादा सुनवाई होगी। तो वो जो मंडल है जिसको अब मंडल 2.0 कहते हैं, देखिए मंडल का फर्स्ट पार्ट था जिसमें ये सोशलिस्ट लीडर जो है वो जनता दल के ब्लॉक में आए, बसपा का अलग से इमरजेंसी हुआ, तो फिर सपा बसपा आपको नजर आई, जनता दल क्षीण हुई, बीजेपी अपने हिस्से की सोशल इंजीनियरिंग कर रही थी। अब जो छोटे ब्लॉक हैं, अगर एक महान दल है जो कह रहा है कि हम कुशवाहाओं की पार्टी, अगर बाबू सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि हम कुशवाहाओं की पार्टी, अगर बीजेपी कह रही है कि हमने केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया, अगर एक राजभर की पार्टी आ रही है, एक निषाद की पार्टी आ रही, तो मंडल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका जो फोकस है, जो स्पॉटलाइट है, वो डोमिनेंट पेजेंट कास्ट से, जाट, लोध, यादव, कुर्मी, इनसे हट के वो ईबीसी की तरफ चला गया। तो वो सर अभी भी चल रहा है लगातार। बीजेपी क्यों पासी समाज पे इतना लगातार फोकस करती रही? कांग्रेस क्यों लगातार वाल्मीकि समाज पर
इतना फोकस करती रही पिछले 6 महीने, क्योंकि अब ये जो 2-3% की गिनती है ये मैटर कर रही 0.1 0.2। आई मेट अ बॉय, हिज नेम इज मनोज निषाद। वो एक लाइब्रेरी में बैठ के बड़हलगंज में एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसके इर्द गिर्द के लोग लगातार सरकारी भर्ती की बात कर रहे थे। मैंने उससे पूछा, तो तुम जब बटन दबाने जाओगे तो क्या यही सबसे प्रभावकारी मुद्दा होगा? हिज आंसर वाज नो, हमें आसपास के समाज को भी देखना होगा, और मैं हिंदू हूं। मनोज निषाद ये बोल रहा है कि मैं हिंदू हूं, और इससे तय होगा तो ये कमंडल की पॉलिटिक्स भी अपने नए अवतार में, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या में राम जन्मभूमि हो, अभी भी एग्जिस्ट कर रही। क्या वो नया वोट बैंक ला रही है, या आपका जो कोर वोट बैंक है, क्योंकि उसको भी आपको लगातार एनर्जाइज रखना है, उत्साहित रखना है, उसको लगातार रीजनिंग देनी है कि वो आपसे जुड़ा रहे, वो ये बिलीव करता रहे कि ये जो आप नया एक सोशलिज्म का ऑर्डर ला रहे हैं, जिसमें कभी राशन बांट रहे हैं, कभी कुछ और चीज, उसके चक्कर में आप कोर आइडियोलॉजी नहीं भूल गए। इसीलिए कभी वो बात करते हैं टॉयलेट की और कभी बात करते हैं 370 की। उनको वो दोनों ध्रुव साधने हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, बस राजदीप जी लास्ट बात, ये थोड़ा सा जाती होगी भाजपा, सपा, कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के प्रति, यदि हम ये कह दें कि उन्होंने कोई रोड मैप पेश नहीं किया। आप बीजेपी के रोड मैप को उठा के देखिए, जो उन्होंने अपना संकल्प पत्र किया है, उसमें हमारे लिए आसान है, और हमें ये करना भी चाहिए कि हम बताएं कि देखिए 5 साल पहले इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था, उसमें कितना डिलीवर किया, कितना नहीं किया। लेकिन आज की तारीख में अगर वो इस चीज पे बात कर रहे हैं कि हमने पंचायती राज का विकेंद्रीकरण किया। मुझे एक लड़की मिली कौड़ीराम में, उसका नाम अंशु गौड़ है, उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है, पिछले समाज से आती है, एक ट्रेनिंग करके आ रही थी। हमने पूछा कि बहन इसमें कितना मानदेय मिलेगा? बोली 6,000 रुपए मिलेगा। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा ग्राम पंचायत के स्तर पर जिन लाभार्थियों को चिन्हित नहीं किया जा सका है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का आधार कार्ड नहीं बना, किसी को विधवा पेंशन नहीं मिल रही, उनको चिन्हित करना ताकि वेलफेयर स्कीम्स उन तक पहुंचे। इसी तरह से कई महिला ग्राम प्रधान मिली जो नाराज थी। हमने कहा आप क्यों नाराज हैं? बोले पहले प्रधान का इकलौता जलवा होता था, अब इतनी सब कमेटीज बना दी गई हैं हर काम के लिए, जिसमें सब में 20-20 महिलाओं को लगा दिया गया है स्वयं सहायता समूह के इसके उसके नाम पर, कि अब हमारा रौला नहीं चल पा रहा है। तो पावर का विकेंद्रीकरण हो रहा है, वेलफेयर स्कीम को लेकर लगातार बात हो रही है। एक्सप्रेस वे का उदाहरण है, उसकी डिलीवरी कैसी हुई, नहीं हुई, आप इस पे बहस कर सकते हैं और करनी भी चाहिए कि जितने मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हुआ, क्या सबकी ओपीडी, सबके ट्रॉमा चल रहे हैं, क्या सब में फैकल्टी मुकम्मल है, क्या सब में फैकल्टी परमानेंट है, क्या सबका इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त है। समाजवादी पार्टी का भी आप घोषणा पत्र देखेंगे तो उन्होंने बहुत विस्तार से बात की। कांग्रेस का आप घोषणा पत्र देखेंगे तो उन्होंने भर्तियों से लेकर हर चीज पे बात की। तो ऐसा नहीं कि, पर होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे चुनाव कुछ पॉपुलर जुमले, कुछ जातियों की गोलबंदी और वो फाइनल नैरेटिव जो फ्लोटिंग वोट को अफेक्ट कर सके उन तक रह जाती है। हमारा ना तो वोटर और ना ही पत्रकार इस चीज पे बड़ा मेहनत करता है। मैं किसी और क्यों कहूं, मैं फील्ड पे घूम रहा हूं, पर मैं वही गिने चुने 20, 25, 30, 40 सवाल पूछता हूं। मैं खुद वोटर को इतना कुरेद के नहीं पूछता हूं कि अच्छा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ना वोटर की वैसी तैयारी है, ना राजनीतिक कार्यकर्ता की वैसी तैयारी है, और ना ही सवाल पूछने वाले की। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोरम पूरा करने के लिए ही सही एक रोड मैप पेश कर रही है, उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं, उसको टॉक ऑफ द टाउन बना रही है कि नहीं इस पे बात हो सकती है। पर ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सिफर होकर सिर्फ 5 नहरों के सहारे उतर रहे। तो यूपी का रोड मैप है राजदीप जी, यूपी आगे बढ़ रहा है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि यूपी आगे बढ़ रहा है। आपकी बात सही है। कांग्रेस का अच्छा मैनिफेस्टो, अभी तक हमने कांग्रेस की बात ही नहीं की है। हालांकि कांग्रेस ने बड़े अच्छे मैनिफेस्टो किए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो 2 क्रूशल वोट बैंक है, क्योंकि कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशनल बेस उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि क्योंकि पॉलिटिक्स, और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में ट्रांजैक्शनल बन गई है। हर वोटर देखता है मुझे क्या मिलेगा, उसे कोई ज्यादातर, आपने कहा आर्टिकल 370, राम मंदिर, ये सब ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट द रीजन कि बीजेपी को अगर वोट, कई जो नॉन कोर वोटर है वो इन मुद्दों पर वोट नहीं दे रहा है। वो दे रहा है कि मुझे इस सरकार से फायदा क्या होगा, फिर वो सुरक्षा का फायदा हो, फिर वो पेंशन का किसी को फायदा हो, कोई मुझे लोकल लेवल पर नौकरी दे रहा है या कोई मुझे राशन दे रहा है। मेरा ये कहना है जब पॉलिटिक्स इतनी ट्रांजैक्शनल बन जाती है, जब आया राम गया राम होता है कि आज आप बसपा में हो सकते हैं, कल आप सपा में हो सकते हैं, तीसरे दिन बीजेपी में हो सकते हैं, तो पॉलिटिशियन जो नेता है
वो भी किसी पार्टी से अब जुड़ा नहीं है। वो चाहता है कि मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं कैसे विधायक बनूंगा। इस पूरे वातावरण में इसका मैं कंपैरिजन कर रहा था 90 के दशक में, जब बिल्कुल एक जैसे आपने कहा एक आइडेंटिटी की लड़ाई थी कि मैं यादव हूं, किस तरह से मुझे सत्ता मिलेगी। अब वो धीरे धीरे बाकी जातियों में भी गया, जैसे आपने कहा राजभर भी इसी तरह से चाहता है कि मुझे भी सत्ता में किस तरह से भागीदारी होगी। नोनिया समाज चाहता है, निषाद समाज चाहिए। अपने आप में बड़ी एक बात है जो एक ट्रांजिशन हुआ है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स आज हो रही है, जिसमें, और ये देश भर की प्रॉब्लम है। आज मैं मणिपुर की शुरुआत में हमने, इट इज नाउ कॉल्ड मणिपुर, MONEYPUR, क्योंकि पैसा चलता है। गोवा में भी चलता है, वोट खरीदे जाते हैं छोटे राज्यों में। यहां उसी तरह से समवन विल से टुडे राशन इज अ ब्राइब। दूसरा बंदा कहेगा लेकिन जब मैं गरीब हूं, मुझे जरूरत पड़ी, सरकार ने मुझे मदद की। बट द फैक्ट इज दैट हाउ आर यू गोइंग टू प्रोवाइड। आप ये मैनिफेस्टो बड़े अच्छे कह रहे हैं कि 10 साल में ये करेंगे वो, पर क्या वाकई आपने देखा है कि पूरी तरह से तस्वीर बदल गई है? यू टेल मी, यू आर अ बॉय हु हैज ग्रोन अप इन उत्तर प्रदेश। 20 साल पहले उत्तर प्रदेश और आज, क्या वाकई आप मुझे कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज हैव ट्रिपल्ड? नॉट येट, आई डोंट थिंक सो। मैं आपको ये कहूंगा कि 20 साल पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा बदलाव है, और इन 20 सालों में 5 साल सपा, 5 साल बसपा और 5 साल भाजपा की सरकार रही। हम लोगों को इन्वर्टर के साथ जीने की आदत पड़ चुकी थी सर। उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई, उत्तर प्रदेश में सड़कों की राजनीति, ये सर, तो आप लॉन्ग रन में सर महाराष्ट्र और तमिलनाडु को इसीलिए तो एज था ना सर, हरियाणा को इसीलिए तो एज था ना कि बंसीलाल ने। जी मौसमी, मैं कुछ बोलना चाह रही थी इसमें। हाँ जी मैं ये बोलना चाह रही थी, जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स की बात राजदीप सर कर रहे हैं, तो मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, बड़ी दिलचस्प। चुनाव चल रहे हैं और आप ये देखिए कि चुनाव के दौरान जो इलाका वो पोलिंग के लिए जा रहा है, चाहे वो इलाका हो या ना हो, पर अभी भी किसान निधि और बाकी योजनाएं चल रही है। तो किस तरह से लेकिन अगर आपके खाते में, जब आपने माइंड वेकअप नहीं किया है, जब बाकी पार्टियां आपको अप्रोच कर रही हैं, अपने वादे आपके सामने रख रही है, उस दौरान भी जो सरकार की स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, जो ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो 2000 रुपए आपके खाते में आते हैं किसान निधि के तौर पे, या फिर आपका नाम आता है शौचालय योजना में उसी दौरान जब इलेक्शनियरिंग चल रही है। तो जो ब्राइब की बात हो रही है, इट विल एक्ट एज एन इन्फ्लुएंसर इन डिसाइडिंग। इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड, आपने तय नहीं किया है, तो जो गरीब तबका है, जैसे ही वो 2000 रुपए चुनाव के दौरान उसके आते हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है इन्फ्लुएंस करने में। और दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहती हूँ थोड़ा इससे इतर, कि क्या किसी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज पर गौर किया था जब वो पोलिंग के लिए गए, और जब कल वो अपना बाहर निकले थे, किस तरह से मीडिया से वो मुखातिब हुए? उन्होंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। जहां वो जाते हैं वो टिकटॉक्स दे रहे थे, लोकल रिपोर्टर्स को भी दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक बाइट दी, कोई उनका टिकटॉक कल नहीं था। उन्होंने लगातार 300 पार वो बोल रहे हैं आंकड़ों को अपने, और कि 300 पार जाएगा, पर कल उन्होंने 325 बोला कि हम लोग 325 पार करेंगे। तो 300 से एक रिहैशमेंट हुआ है 325 में। और मेरी अभिषेक मिश्रा से बात हो रही थी, अभिषेक गए भी थे वहां पे, तो उनके भी मुताबिक काफी बॉडी लैंग्वेज विक्ट्री साइन के लिए रिपोर्टर्स कह रहे थे, तो उन्होंने विक्ट्री साइन भी नहीं दिखाया और वो चले गए। तो बॉडी लैंग्वेज यूपी सीएम की काफी डाउन लग रही थी। ये एक रीडिंग लोगों को लगा। मैं इससे थोड़ा सा मौसमी, मैं इससे नाइतफाकी रखता हूँ। ये ओवर रीडिंग है कि वो बोर्ड तो जो था भगवा से हरा हो गया, हरा से लाल हो गया, ये पूरा नहीं। मैं एक फैक्चुअल बात कर रही हूँ। उसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर समाजवादी पार्टी पे वोट गिर रहा है तो वो 2 कारणों से गिरेगा उनके पक्ष में। एक तो कि जो भाजपा से नाराज समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने उसके लिए कितनी मेहनत की है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
कि उन्होंने वो 5 महीने पहले तक तो कुछ भी नहीं करते दिख रहे थे। उससे ज्यादा मेहनत तो प्रियंका गांधी, उससे ज्यादा नजर तो प्रियंका गांधी आई थी। लखीमपुर खीरी का केस आप देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जो वोट सपा के पक्ष में गिर रहा है वो बीजेपी की बदौलत गिर रहा है, जो बीजेपी से नाराजगी है, ना कि सपा की अपनी सक्रिय सकारात्मक राजनीति की वजह से गिर रहा है। जो बीजेपी से नाराज है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में अगर वोट डालते हैं तो वो डालेंगे। और ये जरूर है कि जब से चुनाव का पूरा प्रचार शुरू हुआ है, अखिलेश ने अपने पत्ते सोच समझ के खेले हैं। वो लगातार बेरोजगारी और लगातार विकास और इन सब मुद्दों से जुड़े रहे हैं, और महिला सुरक्षा पे भी उन्होंने पलटवार किया है, परिवारवाद के आरोपों पे भी पलटवार किया है, पर कोर इश्यूज उन्होंने रोजगार, विकास और सरकार की नाकामियों पे रखा है। तो ये प्रचार के दौरान उन्होंने जो है जिस तरह से आक्रामक नजर आए, पर उससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सत्ता में आ रहे हो, और वो मेहनत ग्राउंड पे नहीं दिखी चुनाव से पहले। मैं छोटे बस राजदीप जी कंक्लूडिंग रिमार्क। राजदीप जी वरिष्ठ पत्रकार जी। देखिए, ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स की बात की ना, एक वर्ड आप बार बार यूज करते हैं यूपी में, और 10 तारीख को भी यूज करेंगे, 7 तारीख को एग्जिट पोल, लाभार्थी। और बड़ी एक दिलचस्प किस्सा, एक पुराना कांग्रेसी मुझे मिला, उत्तर प्रदेश से है, अभी भी है कुछ कांग्रेसी पुराने उत्तर प्रदेश में। तो मुझे कहता है, यार राजीव जी आप बार बार टीवी पे लाभार्थी कहते हो, जैसे हमने कोई किसी को लाभ कभी पहुंचाया नहीं। तो मैंने कहा क्यों? नहीं, हमने भी वेलफेयर स्कीम्स किए थे। तो मैंने उनसे पूछा, लेकिन ये वेलफेयर स्कीम्स क्या वाकई उन लोगों तक पहुंचे जमीन पर जिनको उनकी जरूरत थी, या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके वो स्कीम नहीं पहुंच पाए? तो उन्होंने कहा, देखिए मनरेगा जो था हमारा, उन्होंने हमको 2009 चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी हम अच्छा कर पाए मनरेगा की वजह से, क्योंकि वो स्कीम एक तरह से लोगों तक पहुंच रहा था। लेकिन उन्होंने माना कि प्री टेक्नोलॉजी एज में जिस तरह से अब डायरेक्ट एक तरह से ट्रांसफर हो पाता है, उससे काफी हद तक बीजेपी को फायदा मिलता है। केवल लाभार्थी पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब उसका एक वर्ग, एक कम्युनिटी आपने बनाई, क्योंकि आप एक डायरेक्ट ट्रांसफर करके लोगों के बैंक के अकाउंट्स में डाल पाते हैं। ये एक फर्क पड़ा है। दूसरा, आपने इस पर बिल्कुल जिक्र नहीं किया, 2012 में उत्तर प्रदेश में 68 मुसलमान एमएलए चुनकर आते हैं। आप देखेंगे लगातार किस तरह से कम होते जा रहे हैं। what is the nature of the discourse of the Muslim in उत्तर प्रदेश today? बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दी है, और बीजेपी अगर जीत जाती है दैट मींस विनिंग पार्टी का एक भी मुसलमान नहीं है, जो करीब 18 से 20% उस राज्य का पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं आपने एक कम्युनिटी को बिल्कुल किनारे कर दिया है। राजनीति में किस तरह से होता है 80-20, जो साफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं, उन्होंने ये कहा भी है खुलेआम 80-20 की मैं ये चुनाव है। और उस दिशा में अगर आप उत्तर प्रदेश को लेकर जाना चाहते हैं तो उसके जो सोशल फॉल्ट लाइंस हैं उस पर भी कभी कभी सौरभ जी आपको चिंता भी व्यक्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है 1-2 चैलेंजेस है उत्तर प्रदेश के सामने। एक, हाउ आर यू गोइंग टू इकोनॉमिकली प्रोग्रेस? यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, गुड। यू आर टॉकिंग अबाउट रोड्स, गुड। यू आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड। But you are going to have to encourage people to provide jobs there, especially in Purvanchal, जहां आप हैं. Number 2, how are you going to ensure that 20% of your population is actually involved politically, socially in उत्तर प्रदेश? इस पर आपको कभी कभी गंभीरता से चर्चा करनी पड़ेगी चुनाव के बाद, और सोचिएगा इसको। राजदीप जी, हम तो लगातार ललन टॉप की पत्रकारिता में इस चीज का ख्याल रखते ही हैं कि समाज के सब वर्गों की चिंता हो, क्योंकि सब आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आपकी चिंताओं से मैं सहमत हूं, लेकिन नेता नगरी के इस अंक में हम अपनी ख्वाहिशों से ज्यादा जो ग्राउंड पर देख रहे थे, रियल पॉलिटिक्स, उसकी बात कर रहे थे। प्रीति जी, मौसमी जी, अभिनव जी, सिद्धांत जी, सौरभ जी, राजदीप जी, आप इस बातचीत से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप लोगों को एक किस्सा सुना के जाता हूँ। आजमगढ़ में एक होटल में मैं रुका हुआ था, वहां पर मुझे फोन आया कि 2 नौजवान आपसे मिलने के लिए बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। नीचे उतर के आया, उन नौजवानों से मिला तो उनसे हमने पूछा, बोले कि सेल्फी खिंचवाएंगे। अब चूंकि मैं राजदीप जी के साथ नजर आता हूं और प्रीति जी, मौसमी जी हमारे शोज में आती है, तो हमें भी थोड़ा बहुत लोग जानने लगे हैं, तो वो कहते हैं फोटो खिंचवाएंगे। अरे बात तो सुन लीजिए। तो हमने उससे कहा, अच्छा फोटो खिंचवाएंगे पर पहले कुछ ज्ञान तो दो, आजमगढ़ का बताओ। उसने कहा, सर मुबारकपुर में कल ओवैसी साहब की रैली थी और भीड़ टूटी पड़ रही थी, लोग 20-20 फीट की दीवारें कूद के जा रहे थे।
तो फिर एक ने दूसरे कोहनी मारी, बोले सर लोग नहीं जा रहे थे, यही जा रहा था, ये अपनी बात बता रहा है। फिर उसने कहा सर मुबारकपुर में हम बहुत फाइट में हैं, प्रधानी में भी पतंग ने यानी AIMIM ने यही खाता खोला, जिला पंचायत में भी यही खाता खोला, और लगता है सर कि विधायकी में भी यहीं से खाता खोलेंगे। एक बसपा के लेजिस्लेटर रहे हैं शाह आलम और गुड्डू जमाली, जो इस बार पतंग से हैं, सपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन सपा ने वहां एक लोकल कैंडिडेट है जो पिछली बार 1000 से कम वोट से आ रहे थे, अखिलेश यादव, उनको टिकट दिया। तो हमने कहा अच्छा, और शहर में क्या है? तो वो शहर के भी समीकरण बताने लगा कि सदर की सीट पर ये है, गोपालपुर की सीट पर ये है। तो मैंने कहा यार ये जो बार बार लॉजिक दिया जाता है कि अगर मुसलमान वहां जाएगा तो फिर ये भाजपा जीत जाएगी, तो बोले सर हम कब तक भाजपा का डर देखते रहें, हमें अपनी कौम और अपने नेता को भी देखना है, क्योंकि वो हमारे मुद्दे उठा रहा है, और सिर्फ वो कौम से जुड़ा मुद्दा नहीं उठा रहा, और भी मुद्दे उठा रहा है। अब ये जो हम लोग मंडल 2.0 की बात कर रहे थे, रिलीजन के लेवल पर भी ये बात सही है, मुबारकपुर वाले पे एक लाइन में ऐड कर दूं क्या? जी बोलिए बोलिए। कल मैं सर मुबारकपुर में था, तो जहाँ पे गुड्डू जमाली का कार्यालय था वहां पे उनका इंटरव्यू किया। उसके बाद मैंने कहा यार यहाँ बात करेंगे तो जो है सारे इनके समर्थक ही मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा 10 फीट आगे जाकर के लोगों से बात की। अब वहां जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ढेर सारे मिल गए और फिर एकदम भयानक बहस होने लगी। तो ओवैसी साहब ने वहां पे जब स्पीच दी तो एक वर्ड यूज किया, इब्लीस का बच्चा, कि और एक आध दो टर्म और थे ऐसे उर्दू में। तो उनको ये बात बहुत चुभ गई है। हमसे बोले कि ओवैसी आकर के गुड्डू जमाली के जो वोट मिलने वाला था वो भी काट दिए। कि बोले बताइए जो है जो ओवैसी को वोट नहीं देगा वो इब्लीस का बच्चा है, या फिर एक दो टर्म्स और जो मोहम्मद साहब के खिलाफ थे या जो हुसैन साहब से लड़े थे, तो बोले कि यार ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो जो है गुड्डू जमाली का एक तरीके से काम गड़बड़ हुआ है। तो मैं ये कह रहा था, जो पूरी बातचीत चल रही थी कि जैसे मंडल 2.0 हो रहा है, वैसे रिलीजन के लेवल पर भी हो रहा है कि आप किसी को एन ब्लॉक नहीं हो सकते। आदित्य ठाकरे आए, 2 सभाएं करके गए। हमने कहा आदित्य ठाकरे का या शिवसेना का यहाँ क्या स्टेक? तो उनके एक सहयोगी मिले थे होटल की लॉबी में, बोले अरे यहाँ स्टेक नहीं है, लेकिन वहां महाराष्ट्र में चुनाव होना है ना, तो यूपी का वोटर और पूर्वांचल का प्रभावी है, तो थोड़ा मैसेजिंग के लिए जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें मैसेजिंग के लेवल पर भी की जा रही है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, जो भी नतीजे आएंगे वो, ऐसा नहीं कि ये मैं रस्मी तौर पे कह रहा हूं, मेरी और प्रीति की लखनऊ में इस बारे में काफी बात भी हुई, वो आगे के कई इलेक्शन के लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करेंगे। जो चर्निंग हमें इस बार दिखाई दी है उत्तर प्रदेश में और जो नतीजे आएंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद यूपी में इस तरह का बाइपोलर सा घमासान नजर आ रहा है। बसपा लगातार थर्ड एंगल देने की कोशिश कर रही है। लोगों ने चलते चलते एक चीज और जोड़ दी शेपक के तौर पे, चंदौली मिर्जापुर के इलाकों से, बोले नहीं गठबंधन भी अभी से तय है, कांग्रेस सपा के साथ जाएगी, बसपा भाजपा के साथ जाएगी, सब पहले से तय है, बस 10 मार्च को मोहर लगनी है। पर ये तब है जब जो कई लोगों को लग रहा है कि कांटे का मुकाबला है और स्पष्ट बहुमत नहीं आ सकता है। लेकिन मैं तमाम जोखिम के बावजूद ये कहना चाहता हूं, प्रीति जी सुनिए गौर से, अभिनव जी आप भी, जिसे भी देगा उत्तर प्रदेश डिसाइसिव मैंडेट देगा। आई रिपीट, दिस इज गोइंग टू बी अ क्लियर कट मैंडेट। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन। मैं अवध तक आपके साथ थी। अब मुझे लग रहा है कि इधर वे 210 220 होगा। नहीं, जैसे आपने, जैसे सर ये सेफोलॉजी में है, जब बाइपोलर चुनाव होता है तो 3% 4% भी लीड आपको इसीलिए 70 सीट आगे ले जाती है। एक इन नंबर गेम में माहिर व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि अगर 4 से 5% का गैप रहेगा तो वो सीटों में बहुत बड़े गैप के रूप में नजर आएगा जब इतना क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन है। बाकी सब ये चंडू खाने की बहसें हैं, चलती रहेंगी। 7 तारीख को राजदीप जी और तमाम हमारे जो टीवी के वरिष्ठ एंकर मित्र हैं वो एग्जिट पोल भी बताएंगे, तो 2 दिन उस पर चर्चा होगी। 10 तारीख को आपको चुनाव मैं आपको एक सवाल आज पूछूंगा, आपको टीवी से ईर्ष्या है? आपको टीवी से ईर्ष्या है, लगाव है, क्या है आपका? ये टीवी पत्रकार, टीवी पर ये क्या है? आप लोग डिजिटल की दुनिया है, नया इंडिया है, नया उत्तर प्रदेश है, लोग आपको हीरो की तरह मान रहे हैं और आप बार बार कह रहे हैं टीवी पत्रकार, टीवी पर ये होगा। क्या है, क्यों है ये? टीवी पर जलन है, क्या है? आज जवाब सुन ही लीजिए आप राजदीप। हाँ, बस बता दीजिए आज। देखिए, टीवी पत्रकारिता ने डिजिटल पत्रकारिता के लिए 2 तरह से रास्ता खोला है। पहला तो ये कि चूंकि टीवी पत्रकारिता ने सबसे पहले वीडियो और विजुअल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया,
लाइव करना शुरू किया, तो उससे हम डिजिटल वालों को ये समझ में आया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो आप इस मामले में हमारे पुरखों की तरह हैं, है ना जी, इवोल्यूशन के क्रम में, कि क्या व्हाट इज वर्किंग व्हाट इज नॉट वर्किंग। क्या टीवी वालों ने बहुत अच्छा किया, बहुत सहज ढंग से किया, और क्या टीवी वालों ने किया जो अब पब्लिक को नहीं जम रहा है। इसलिए मैं बार बार टीवी का जिक्र करता हूं, पॉइंट 1, क्योंकि टीवी भी विजुअल मीडियम है और डिजिटल भी अपने नए अवतार में विजुअल मीडियम है। दूसरा, हमको ये समझ में नहीं आता, ये हमारे हॉस्टल में हमको सिखाया गया था, बेटा चिढ़ोगे तो और चिढ़ाए जाओगे। अरे ये देखिए प्रीति जी बैठी, मैंने कहा कि इंडिया टुडे की ये एंकर और रिपोर्टर है, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा पलट के, मौसमी ने नहीं कहा, ये राजदीप जी टीवी पत्रकार कहने पे इतना क्यों? अरे सौरभ, पुरखों की तरह है राजदीप सर, पर टायर्ड और रिटायर्ड नहीं है। आप उनको रिटायर मत कीजिए, पुरखों की तरह आप बता देंगे उनको। हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हम चाहते हैं राजदीप जी 80 की उम्र तक गोल्फ खेलें और इसी तरह से सक्रिय रहें। मैं गोल्फ खेलता नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहूं, आपने बड़ी बात एक कहनी चाहिए थी, जो मैं लल्लन टॉप को अभी जो अभिनव, सौरभ वगैरह जो जमीन पर गए हैं, आप लोग जमीन पर रिपोर्टिंग करते हैं। जो टीवी में अगर मौसमी जी स्टोरी करे तो कभी कभी वो स्टोरी चलती नहीं है, वो डिजिटल पर चलती है, टीवी पर नहीं, क्योंकि टीवी स्टूडियो ड्रिवन हो गया है। तो आप लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, ये बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, आप टीवी पत्रकार मुझे कहते हैं, मैंने आपको बार बार कहा है, मैंने 88 में प्रिंट में मेरी शुरुआत की, अभी भी मैं राजदीप जी, मैं राजदीप जी आज के बाद आपको टीवी पत्रकार नहीं, मैं आपको भूतपूर्व प्रिंट पत्रकार कहूंगा, ये चलेगा? मुझे कहिए जो भी आपको कहना है। मैं बिल्कुल आजकल मैं एक बड़े आराम से जिंदगी जीता हूं। आपको जो, पर मैं कहूंगा पत्रकार होता है, डिजिटल हो, टीवी हो, प्रिंट हो, कोई यू शुड बी मल्टीमीडिया पत्रकार। आपको इंडिया टुडे सौरभ, अगर राजदीप का एग्जिट पोल नहीं चल पाया 7 तारीख को, तो लल्लन टॉप पे ले लीजिएगा। अरे देखिए, मैं कह रही हूँ लल्लन टॉप पे एग्जिट पोल ले लीजिएगा, 7 तारीख को चल नहीं पाएगा इनका एग्जिट पोल। मौसमी जी, हमें कीव का एग्जिट, यूक्रेन का एग्जिट पोल करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का सब चलेगा, सब चलेगा। आज मोदी जी का रोड शो चल रहा है करना चाहता हूँ। आप सौरभ का सहारा ले लीजिएगा, सौरभ का सहारा। बिल्कुल, ये सब चीजें हम लोग रिकॉर्डिंग के इतर बात कर लेंगे। आप सब मेहमानों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।